ये कहानी शिवपुर की है, जहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल बहुत ही ईमानदार और संघर्षशील था, लेकिन वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, गोपाल बहुत संघर्ष करता, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती थी, और जब पकती तो बारिश और सूखा सब बर्बाद कर देता। ये कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह गोपाल सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने के लिए पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि आसपास के खेतों पर कोई भी किसान काम करने के लिए नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम अपने खेतों का काम तो कर ही सकता हूँ। ऐसा कहकर गोपाल फावड़ा लेकर खेतों पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन गोपाल काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी जानकी खाना लेकर आती है। गोपाल जी, सुनते हो? आकर खाना खा लो। अरे ये क्या, दोपहर हो गई, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब जानकी खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर फिर काम में लगता हूँ। गोपाल जानकी के साथ पास ही के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, पता ही नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा कि अभी दोपहर होने में समय है, इसीलिए मैं भी लगा रहा। वो तो जब तुम आई तो पता चला कि समय बहुत हो गया है। क्या हुआ? अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो इन लोगों का सही है, जब मन होता है तब आते हैं और जब मन होता है तब चले भी जाते हैं। और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो कोई ना कोई बहाने से सब बर्बाद कर ही देती है। गोपाल को इतना परेशान देखकर जानकी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आपको पता है ना कि आप मेहनत करते हो, तो बस किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ जानकी, लेकिन ये कल कब आएगा, कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं से कोई परेशानी आ ही जाती है। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आप दुखी मत होइए। देखिए, आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरे भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं जानकी, ये समय कब आता है। गोपाल को खाना खिलाकर जानकी वहाँ से चली जाती है और गोपाल फिर से खेतों में लग जाता है। गोपाल अपने खेतों में काम कर ही रहा था, तभी वहाँ पर पास ही के खेत का सोहन नाम का एक किसान आता है। और गोपाल भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ ज्यादा जल्दी ही आ गए थे खेतों पर काम करने। जल्दी जल्दी कैसी सोहन भाई, दोपहर हो गई है, तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर में उठा था तो सोचा कि दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है गोपाल भाई? खेत को देखकर लग रहा है कि तुम्हारा सारा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा कि काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे गोपाल भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और तब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसू नहीं तो क्या करूं भाई? तुम तो जानते ही हो कि पिछली साल बाढ़ आई और फिर सूखा पड़ा, और जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो मंडी में दिन प्रतिदिन अनाज के दाम गिरते जा रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में है, मतलब जो आफत तुम्हारे खेतों पर आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा, पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मुझे पता है कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। गोपाल भाई, तुम खेती के अलावा और क्या करते हो? गोपाल सोहन का ये प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगता है कि सोहन के पास जरूर कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। सोहन भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है,
मेरे दादाजी और पिताजी भी खेती का ही काम करते थे। पहले दादाजी की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे, तो हम अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो पहले का समय था जब तुम खेती किसानी से अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी और कुछ करना पड़ेगा। सोहन भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम अपने खेतों का काम निपटा लो और मैं अपने खेत का काम कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर लेकर जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेतों का काम खत्म कर देता हूँ। गोपाल ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम कुछ ही देर में हो जाता है। गोपाल अपने खेत का काम खत्म करके सोहन के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे काम करते हुए देखा सोचता है। सोहन भाई की सहायता कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि आखिर वो क्या दिखाना चाहते हैं। सोहन भाई रुको, मैं भी आपकी सहायता करवा देता हूँ ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे। फिर क्या था, गोपाल भी उसके खेत में काम करने लगता है और गोपाल के काम करने की वजह से सोहन के खेतों का काम जल्दी हो जाता है। धन्यवाद गोपाल भाई, तुम्हारी वजह से मेरे खेतों का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी सहायता करने वाले हो ना, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है आपकी सहायता करने का। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर वो दोनों सोहन के घर की ओर जाने लगते हैं और चलते चलते कुछ ही देर में दोनों सोहन के घर के पास पहुंच जाते हैं। गोपाल भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना ये राज बताने आया हूँ। पर मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा और घर में जो चीजें तुम देखोगे वो तुम किसी को नहीं बताओगे। सोहन की ये बात सुनकर गोपाल थोड़ा चौंक जाता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं तो सोहन भाई ऐसी बात नहीं करते, पता नहीं वो घर पर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे गोपाल भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी फसल कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। गोपाल थोड़ा परेशान तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सोहन के साथ अंदर जाता है और घर के अंदर का सांचो सामान देख गोपाल की परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान। सोहन भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, लेकिन इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी जैसा है। भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सोहन भाई, तुम मुझे वो दिखा दो जो तुम मुझे दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ रही है। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। सोहन बाहर से दूसरे कमरे में चला जाता है और गोपाल उसका वहीं इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में सोहन एक बोरी लेकर आता है। सोहन भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? हाय, इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है सोहन भाई इस बोरी में? सोहन बोरी को खोलकर उसमें रखी चीज दिखा देता है। भाई ये क्या? ये तो चावल है। गोपाल भाई, ये कोई साधारण चावल नहीं है, ये मैंने शहर से मंगाए हैं। मैं कुछ समझ नहीं भाई, तुमने चावल के दाने शहर से क्यों मंगवाए हैं, और ये शहर के चावल मेरी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? भाई जैसा मैंने कहा था, ये साधारण चावल नहीं है, ये जो तुम मेरे घर पर सा जो सामान देख रहे हो सब इसकी बदौलत से ही आया है। मैं कुछ नहीं समझा भाई, ये क्या कोई जादुई चावल है? हाँ भाई, कुछ वैसा ही समझो जैसे हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, बची कुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ, इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। गोपाल को उन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रहा था। सोहन भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दाने से कुछ अलग लग रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, मतलब ये चावल नकली है, कुछ ऐसा ही समझो। और अगर इसको हम दूसरे चावलों में मिला दे तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये नकली चावल है और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भाई लेकिन ये तो गलत है, ऐसा कोई नकली चावल खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, तो उससे हमें क्या, इसे बेचकर तो हमें पैसा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं, हम दूसरों की क्यों सोचे। जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे परिवार वाले भूखे मरते हैं तो कोई पूछने आता है, तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं। नहीं भाई, ये गलत है, मैं अपने फायदे के लिए किसी की भी जान से नहीं खेल सकता।
भले ही मैं चाहे जितनी तकलीफ झेल लूं, लेकिन मैं किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। गोपाल भाई, एक बार फिर सोच लो। ये चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपनी फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का ये सामान लेंगे। नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे जितना ही फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे। हाँ भाई, चलो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। गोपाल सोहन के घर से निकल जाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते गोपाल परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब क्या करूं? मैं अपनी किस्मत को कोसूं कि नहीं? कुछ देर पहले तक लगा रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरे भाग्य को बदल देगी, लेकिन आखिर हुआ वही, फिर मेरा भाग्य धोखा दे गया। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक ऐसे दिन रहेंगे मेरे? गोपाल परेशान होकर अपने आप से ही बात कर रहा था, तभी वहाँ से एक साधु जी निकल रहे थे। साधु जी गोपाल को इतना परेशान देखकर रुक जाते हैं और गोपाल से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपा कर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा की ये बात सुनकर गोपाल सोचने लगता है, इतना तो परेशान हूँ और अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार बाबा जी से बात करके देखता हूँ, शायद वो कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा? बताओ, क्या परेशानी है? एक परेशानी है तो है साधु जी, मैं अपने भाग्य से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरा साथ कभी नहीं देता है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत कभी भी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और अगर किसी साल मेरी फसल बच भी गई तो उस साल मंडी में फसल के दाम कम हो जाते हैं। बेटा, तो तुम किसानी के अलावा और कुछ करने का क्यों नहीं सोचते हो? बाबा, मेरे बाप दादा किसानी ही करते आ रहे हैं, तो मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है। इसी तरह अगर हर कोई किसान ऐसा सोचकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन मेरा भी तो घर परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनका भी सोचकर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी परेशान होंगे ना। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो, सारे लोग मिलकर कुछ सोचो तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाएगी। बाबा, मेरे अदल बदल वालों ने तो दूसरा रास्ता ढूंढ भी लिया है, खेत से ज्यादा पैसे बनाने वाला। बेटा, तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वो सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो तुम्हें सही नहीं लग रहा? बाबा की ये बात सुनकर गोपाल सोचने लगता है, अब क्या करूं? बाबा को सोहन भाई वाली बात बता दूं, किस तरह वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता देता हूं, लेकिन सोहन भाई का नाम नहीं बताऊंगा। आखिर वो भी तो मेरी सहायता करना ही चाहते थे ना। हाँ बाबा, मेरे जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? जरा मुझे भी तो बताओ। बाबा, आज सुबह मैं उनसे मिला था और वो आपकी ही तरह मुझे परेशान देखकर मेरी सहायता करने की सोच रहे थे। उनका भी खेती का काम है, उनकी भी फसल मेरी ही तरह हर साल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी, तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है बचे खुचे अनाज के साथ ज्यादा पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो बचे अनाज से? बाबा, उन्होंने शहर से चावल मंगवा लिए हैं और वो अपने बचे हुए अनाज में उन चावल को मिला देते हैं, जिससे उनका काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। हाँ बेटा, तो इसमें क्या गलत है? तुम भी शहर से मंगा लो और उनकी ही तरह बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझ नहीं रहे। वो जो चावल शहर से मंगवाते हैं वो कोई मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उनको उगाया नहीं, फैक्ट्री में बनाया जाता है। गोपाल की बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? चावल उगाया नहीं, बनाया गया है, मतलब चावल नकली है? हाँ बाबा, वो चावल नकली होते हैं और अगर उन्हें अपने चावल के दानों के साथ मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन है और असली कौन। बेटा, पर ये नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? हाँ बाबा,
इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे चाहे जितना और परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। तुमने अच्छा किया वो रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें फायदा हो रहा है, पर बाद में तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है। अगर मैं आज ये गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा हमारे परिवार वालों को भी कभी कभी भुगतनी नहीं पड़ती है। बाबा, अब आप ही बताइए, आखिर मैं करूं क्या? अपने भाग्य को कैसे ठीक करूं? आखिर मेरा भी तो परिवार है, मुझे उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। बेटा, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सभी काम करने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दीजिए। बेटा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना कि तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें उन्हें जाकर ये शहर के चावल वाली बात बतानी है। क्योंकि तुमने उन्हें अपना सोचकर मना कर दिया, पर तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यही मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी पत्नी से बात करके आपको कल सुबह यही मिलता हूँ। फिर क्या था, गोपाल तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है और घर पर पहुंचकर गोपाल अपनी पत्नी जानकी को बुलाता है। जानकी, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? जानकी, तुम तो जानती ही हो, हमारे खेती से हमें कुछ समय से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, आज दोपहर को जो आप बता रहे थे वो ही ना? हाँ जानकी, वही। लेकिन आज सुबह तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ मेरे किसान भाई और मुझे परेशान देखकर उन्होंने मेरे परेशान होने का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जो हाल मेरा था वही हाल उनका भी था, लेकिन उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वो? और आप उनसे वो तारीख क्यों नहीं पूछते जिससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी? कौन है वो? मत पूछो, मेरे एक शुभ चिंतक समझ लो, लेकिन पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे उससे निकलने का एक रास्ता तो बताया, लेकिन वो रास्ता थोड़ा अटपटा है। अटपटा? ऐसा कैसा तरीका है? मुझे बताइए जरा, मैं भी तो सुनूं। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी हालत थी। लेकिन अब वो शहर से चावल मंगवाते हैं। क्या कहा? शहर से चावल? हाँ, वो शहर से चावल मंगवाते हैं और फिर बचे हुए चावल के दानों में मिलाकर मंडी में बेच देते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को भी समझ नहीं आता है कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। गोपाल की ये बात सुनकर जानकी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं। असली चावल और नकली चावल? हाँ, शहर से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें उगाया नहीं, फैक्ट्री में बनाया जाता है और वो बहुत सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा लाभ कमाओ। पर नकली चावल तो खाने में बहुत जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान देना। हाँ, मुझे भी ये बहुत गलत लगा, तो सोचा एक बार इस विषय में तुमसे भी बात करके देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तो तुम भी परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है कि एक बार तुमसे भी बात करके देख लेता हूँ। इसीलिए तुम बताओ क्या ठीक है और क्या नहीं। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। जानकी की ऐसी बातें सुनकर गोपाल थोड़ा भावुक हो जाता है। वाह जानकी, मुझे आज तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए ये सब बातें छोड़िए, इन बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। फिर क्या था, जानकी की ऐसी बातों ने गोपाल का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह गोपाल साधु जी से मिलने के लिए
अपने घर से निकलता है। गोपाल जब वहाँ पहुँचता है तो साधु जी वहाँ नहीं होते हैं और साधु जी को वहाँ नहीं पाकर गोपाल थोड़ा दुखी हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहाँ नहीं है, अब कहाँ से मिलेगा मुझे अपनी समस्या का समाधान। गोपाल अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर साधु जी प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा, तुम कैसे हो? साधु जी को अचानक से प्रकट होते देख गोपाल घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत, ये तो मेरी छोटी सी शक्ति है। मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने अपनी पत्नी से उन नकली चावलों के बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि इससे हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन उसकी सोच पूरी मेरी ही तरह है। उसने ये गलत काम करने से मुझे मना कर दिया। उसने ये तक भी कह दिया कि हम एक समय भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी के साथ इस तरह धोखा और चालाकी करके पैसे नहीं कमा सकते। गोपाल की ऐसी बातें सुनकर साधु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी पत्नी की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी समस्याओं का समाधान हो सके। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। साधु जी गोपाल को एक पोटली देते हुए, बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम जाकर इस मिट्टी को बस अपने खेतों में छिड़क देना। उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना, फिर कमाल देखना। और एक बात याद रखना, इस मिट्टी को कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी कम होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली नहीं होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। गोपाल तुरंत अपने खेतों में जाकर साधु जी द्वारा दी हुई मिट्टी छिड़क देता है। चलो, मिट्टी तो छिड़क दी, अब जल्दी से बीजों को भी डाल देता हूँ। गोपाल जल्दी जल्दी खेतों में बीज भी डाल देता है। चलो, बाबा के कहे अनुसार मैंने मिट्टी और बीज खेतों में डाल दिए। अब मैं अपने घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर अपने खेत को देखूंगा। फिर अगली सुबह गोपाल अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेतों की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और मेरी पत्नी की भी बात सही हो गई। अब भाग्य भी मेरा साथ देगा। दोस्तों, इसी तरह गोपाल और जानकी के साफ दिल ने उनके भाग्य को बदल दिया और उस दिन से वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। सीताराम, राधे राधे।